वेलकम बैक बच्चों। अब फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो हमारा दूसरा मेजर डिवीजन है इंडिया के लिए, वो है द नॉर्दर्न प्लेन। इसकी लोकेशन को आप मैप पर देख सकते हैं। अब ये हैंडमेड मैप है तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्स है। आप इससे चीजों को समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन की लोकेशन कहां पर है। ये ऊपर का एरिया, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी द हिमालय के नाम से ये जाने जाते हैं। हिमालय के नॉर्थ में ये जो रीजन पड़ता है इसको कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न वर्ड क्यों लगा है? जनरली इंडिया में जो साउथ और नॉर्थ का डिवीजन हम देखते हैं वो हमको विंध्य माउंटेन रेंज से दिखाई पड़ता है। जनरल तरीके से हम इस तरह से इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन भी है और हमारा कल्चरल डिवीजन भी है। ये नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम और उनकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना हुआ है। अब नदियां कैसे एक इतने वास्ट प्लेन का क्रिएशन कर सकती है, इसको समझिए। इस नॉर्दर्न प्लेन का एक्सपेंशन बेटा यहां से पाकिस्तान के पंजाब एरिया में भी हो गया है। तो बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब में भी ये पाया जाता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 कैटेगरीज कर दें, तो इस प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। जो इस प्लेन का मिडिल वाला पार्ट है वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। इसके बाद इस प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ब्रह्मपुत्रा या सांगपो या दिबांग और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना हुआ है। तो वेस्टर्न पार्ट को समझते हैं। इसके ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडोंग। अब ये लोकेशन इंडिया के बाहर की है और ये पड़ता है तिब्बत में। और जो तिब्बत है वो बेटा चाइना का हिस्सा है, यानी तिब्बत चाइना में। यहां से इंडिया की 3 रिवर्स का जनरेशन होता है, क्रिएशन होता है, ओरिजिन होती है यहां से 3 रिवर्स की, जिसमें से एक रिवर इंडस चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है जिसको मानसरोवर इस मानसरोवर के आसपास से इंडस रिवर निकलती है और वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए इंडिया के यूनियन टेरिटरी बनते हुए पाकिस्तान के मकराना कोस्ट से अरेबियन सी में स्टार्ट कर देते हैं। इस पेनिनसुला के वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में ये वाला ओशन का हिस्सा जो है वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है। यहीं पर हम देखेंगे इंडस की कई मेजर ट्रिब्यूटरीज, जम्मू कश्मीर से निकलने वाली झेलम, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली सतलुज। ये जो सतलुज रिवर है असल में हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलता बल्कि सरोवर लेक के आसपास से निकलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर इंडिया का फ्लो होती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली चिनाब और ब्यास और रावी, तो ये 5 इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इनमें से जो चेनाब है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है इंडस में और बाकी के रिवर्स अपना वाटर चेनाब को डिस्चार्ज करते हैं। ये रिवर हिमालयन ओरिजिन की है
और इनकी मैकेनिकल पावर भी काफी होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी भी काफी होती है, जिसकी वजह से ये हाई इरोजन वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। और जब रिवर प्लेन एरिया में आती हैं, यानी पर जहां पर स्लैंटिंग कम हो जाए, तो इस इरोजेड मटेरियल को डिपॉजिट कर देती हैं। इस इरोजेड मटेरियल को ही एलुवियम कहा जाता है। तो लाखों सालों तक रिवर्स ने एलुवियम का डिपोजिशन इस एरिया में किया, जिससे नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट पार्ट डेवलप हुआ। ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन का इंडस रिवर की वजह से डेवलप हुआ। अब इसके मिडिल पार्ट की बात करें तो हम जानते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और उत्तराखंड में ही सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। ये दोनों रिवर आपस में देवप्रयाग में मिल जाती हैं और देवप्रयाग के बाद इन दोनों रिवर्स की कलेक्टिव स्ट्रीम को गंगा कहा जाता है। यानी गंगा का ओरिजिन भी हिमालयन के माउंटेनियन एरिया में हो रहा है। अब जैसे ये हरिद्वार में आती है, हरिद्वार में आने के बाद गंगा इंडिया के प्लेन रीजन में पहुंच जाती है, यानी जहां पर स्लैंटिंग यानी ढाल बहुत कम होता है। तो जो इंडस यहां परफॉर्म करती है, सेम वर्क यहां पर गंगा भी परफॉर्म करती है। अपने इस रीजन में फ्लो होते हुए गंगा ढेर सारा डिपॉजिट इस एरिया में लाखों सालों से जमा कर रही है। सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा की जो और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो घाघरा हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो सोन हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो बेतवा हो, चाहे वो केन हो, चाहे वो टोन्स हो, ये सब बेटा गंगा के ट्रिब्यूटरीज। और इन्हीं की वजह से जो डिपोजिशन इस मिडिल पार्ट में डिपॉजिट किया गया, जो एलुवियम डिपॉजिट किया गया, उससे इस नॉर्दर्न प्लेन का बीच वाला हिस्सा बना। अब ईस्ट वाले हिस्से की बात करेंगे तो इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास जो मैंने बताया आपको कि यहां पर मानसरोवर लेक है, इस मानसरोवर लेक से के आसपास के एरिया से ही एक और रिवर निकलती है और वो ईस्ट वार्ड फ्लो होती है और एक शार्प साउथ टर्न लेते हुए इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद असम वैली से फ्लो होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस रिवर को हम लोग ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। और देखिए, जब ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत रीजन में फ्लो कर रही थी, जब ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत रीजन में फ्लो कर रही थी, तब इसे सांगपो कहा जाता है, तब इसे सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आई, तब इसे दिहान कहा गया। और इस सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज दिहान में मिलती हैं, जैसे दिबांग हो गई, लोहित हो गई, पगलादिया हो गया, जिया बरेली हो गया। ऐसी रिवर्स इस दिबांग रिवर से मिलती है। और उसके बाद जैसे ही ये दिबांग असम में इंटर करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। जब ये असम वैली से फ्लो होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, तब इसका नाम जमुना हो जाता है। रिवर की वजह से असम में जो नॉर्दर्न प्लेन डेवलप हुआ, असल में इसको असम प्लेन कहते हैं, लेकिन ये नॉर्दर्न प्लेन का ही हिस्सा है। इसको हम लोगों ने असम प्लेन कह दिया क्योंकि ये असम में लोकेटेड है। और डेवलप किसकी वजह से? ब्रह्मपुत्रा की वजह से ये डेवलप हुआ है। अब बात ये कि अलग अलग रीजन्स में ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा अलग अलग रिवर्स की वजह से बना है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसके क्रिएशन में जो मटेरियल यूज हुआ है वो सेम है, यानी एलुवियल। और इस वजह से यहां पर जो सॉइल डेवलप हुई है वो एलुवियल सॉइल कहलाती है। और एलुवियल सॉइल वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड है।
दुनिया के सबसे फर्टाइल सॉइलों में से एक है। अब फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म अच्छे से हो पाने की वजह से हम ये देखते हैं कि इस एरिया में पॉपुलेशन का डोमेस्टिकेशन हमको हाई मिलता है, सेंट्रलाइजेशन मिलता है। यानी इंडिया की ऑलमोस्ट 60 to 65% पॉपुलेशन जो है इसी नॉर्दर्न प्लेन में ही रहती है। आप यूपी का एग्जांपल लेके देख लीजिए, यूपी नॉर्दर्न प्लेन में पड़ता है, इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट। अब मध्य प्रदेश को देख लीजिए, अब बिहार को देख लीजिए, यहां बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो यहां पर पॉपुलेशन का सेंट्रलाइजेशन दिखता है। इससे कुछ वजहें और हैं, जैसे प्लेन एरिया में माउंटेन्स एरिया या प्लेटियो एरिया के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप आसानी से किया जा सकता है। यहां रोड्स इजिली बनाई जा सकती हैं, यहां पोर्टेबल वाटर इजिली अवेलेबल है, यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमंस के अनुकूल हैं। तो जहां पर ये नोबेल आइडियल कंडीशन मिलेगी इंसानों को, उनकी बसावट भी वहां पर तेजी से बढ़ती चली जाएगी। अगर हम डेमोग्राफिक आंकड़ों पर नजर डालें तो ये हमको सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है, चाहे दुनिया में जहां भी कोई प्लेन एरिया होता है वहां पर हमेशा ही पॉपुलेशन ज्यादा होती है, सिर्फ इंडिया में नहीं कहीं पर भी। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन के कुछ बेसिक फंक्शन। एक बात बच्चों समझिए कि इस नॉर्दर्न प्लेन को हम बिना रिलीफ या बिना लैंड स्ट्रक्चर के अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये गलत है। ये सिर्फ एक फ्लैटर्ड सरफेस नहीं, यहां पर हमको फ्लैटर्ड सरफेस के अलावा भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, इस नॉर्दर्न प्लेन को जब हम शिवालिक के फुटहिल पर आएंगे, यहां से बेटा शिवालिक जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने लोकेशन देखी, यहां से शिवालिक है। जब हम शिवालिक के फुटहिल पर आएंगे, फुटहिल क्या होता है, जैसे है इस माउंटेन के बेस पर जो एरिया होगा वो इस माउंटेन का फुटहिल कहलाएगा। तो शिवालिक के फुटहिल पर आते हैं हम यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों की जमावट पाते हैं, ठीक ना, बड़े बड़े पत्थरों की जमावट पाते हैं। बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट का यहां पर डिपोजिशन हमको दिखाई पड़ता है। अब ये वेस्ट टू ईस्ट लगभग 16 to 14 किलोमीटर वाइड की एक नैरो स्ट्रिप हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। इस नैरो स्ट्रिप की एक खासियत यह है कि जब रिवर्स हिमालय से इस रीजन में इंटर करती हैं तो वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक ना। तो भाबर एरिया, इस बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट के एरिया को बेटा भाबर एरिया कहा जाता है। इस भाबर एरिया में रिवर्स डिसअपीयर हो जाती है। असल में बड़े बड़े पत्थरों के नीचे काफी जगह होती है, तो रिवर्स उनके नीचे से फ्लो होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सरफेस पर रिवर हमको दिखाई नहीं देती है। तो इन जनरल ये कह दिया जाता है कि रिवर भाबर एरिया में डिसअपीयर होगी, असल में वो उन पत्थरों के नीचे से फ्लो हो रही होती। तो शिवालिक के बाद सबसे पहले पड़ेगा हमारा भाबर। जब भाबर से और साउथ में जाएंगे तो भाबर रीजन में जो रिवर डिसअपीयर हुई थी वो रिवर फिर से अपीयर हो जाएंगी, लेकिन एक मर्सी वेटलैंड का को जनरेट कर देंगी। यानी ये एरिया जो होगा काफी डल्ली एरिया होगा मर्सी वेटलैंड का, यानी कि इस एरिया को हम लोग तराई रीजन कहते हैं। तराई रीजन बेटा किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल वर्क को परफॉर्म करने के लिए अच्छा नहीं होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमंस का रहना भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वेटलैंड होता है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन फॉर लाइफ नहीं होगी। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन के बढ़ते प्रेशर की वजह से आज हम देखते हैं कि इस एरिया में काफी डोमेस्टिकेशन हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिले का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो इसी तराई रीजन में पड़ता है, लेकिन वहां को पॉपुलेशन का डोमेस्टिकेशन हमको दिखाई देता है। अभी जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ना,
इसको डिपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा खादर कहलाता है और एक हिस्सा भावर कहलाता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, तो ये वाला किनारा रिवर का एक बैंक होगा और ये वाला किनारा भी रिवर का एक बैंक होगा। तो जब रिवर्स में फ्लड आती है तो वो अपने किनारों के पार यानी अपने बैंक के पार से फ्लो होना शुरू कर देती है, ओवर द बैंक फ्लो होना शुरू कर देती है। इस फ्लो की वजह से जितने एरिया में फ्लड आई होती है उस एरिया में मिट्टी की एक नई परत जम जाती है, यही न्यू डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो न्यू डिपॉजिट ऑफ एलुवियम है, अब क्या रिवर के साथ जो मटेरियल इरोजन मटेरियल आया वो क्या कहलाएगा? एलुवियम कहलाएगा। तो ये जो न्यू डिपॉजिट ऑफ एलुवियम है इसको हम लोग खादर कहते हैं। खादर का डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है। और साथ ही जो रिवर से दूर के एरिया है जहां बहुत समय पहले कभी डिपोजिशन हुआ था पर करंटली अब डिपॉजिट नहीं होता है, तो उसको हम लोग ओल्ड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम कहेंगे। अब ये ओल्ड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम जो है वही हमारा भावर कहलाता है। यानी हमने ये तो देखा कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत फर्टाइल है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन अगर करें, थोड़ी क्लासिफिकेशन हम अगर करें, तो नॉर्दर्न प्लेन का जितना भी खादर वाला हिस्सा होगा वो ज्यादा फर्टाइल होगा अगर कंपेयर करें हम भावर वाले हिस्से को। और कलेक्टिवली बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको जानना जरूरी है आपके चैप्टर के लिए।